हेलो स्टूडेंट्स, द अल्फा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको साइंस से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड कुछ क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करूँगा। जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप शेयर करेंगे तो इस चैनल का केयर करेंगे और जब चैनल का केयर करेंगे तो ये चैनल की ग्रोथ होगी, आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर के और कुछ और एडवांस वीडियो लेकर के आएगा ये चैनल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, मैं आपको लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाया था। ये इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है उसके कुछ पार्ट्स हमने समझाए थे, जैसे ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। आज मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा और उसके फैक्टर्स बताऊंगा और मटेरियल्स जो है रेजिस्टेंस के बेसिस पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो रेजिस्टेंस के बेसिस पर मटेरियल्स को गुड कंडक्टर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ गुड कंडक्टर। सच मटेरियल हैज very low resistance। ऐसे मटेरियल जिसकी रेजिस्टेंस बहुत लो होती है, एग्जांपल्स के लिए बहुत सारे मेटल्स हैं, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है। ये सब बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। दूसरा इसमें जो क्लासिफिकेशन है रेजिस्टेंस के बेसिस पर वो है रजिस्टर। रजिस्टर मतलब कि ऐसे मटेरियल्स, सच मटेरियल्स हैज अप्रिसिएबल रेजिस्टेंस। मतलब कि रेजिस्टेंस जो होगी दैट इज इट कैन पास करंट but offer more resistance than good conductor। और जो थर्ड टाइप का मटेरियल्स है वो है हमारे पास इंसुलेटर। सच मटेरियल्स have infinite resistance। जैसे एग्जांपल के लिए ग्लास, रबर, ड्राईवुड, पेपर, ये सब सब्सटेंस हैं, इनके अंदर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। ये बिल्कुल ही रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करते। इसके अपने एडवांटेजेस है, इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो मेन लाइन पर वर्क करते समय वो रबर ग्लोव्स पहनते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट गेट इलेक्ट्रिक शॉक, जिससे कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ऐसा करने के लिए वो रबर के ग्लोव्स पहनते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा
कि ये डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल है, इसमें जो ऐसे है गुड कंडक्टर, रेजिस्टर्स और इंसुलेटर। अब हमारा जो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इसमें अंदर पहला है, फर्स्ट फैक्टर है रेजिस्टेंस डिपेंड डिपेंड्स ऑन। फर्स्ट पॉइंट है इसका लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसमें सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड है मटेरियल ऑफ कंडक्टर और फोर्थ है टेम्परेचर। अब इसमें आप देखोगे कि अगर मान लीजिए लेट R be the resistance of a conductor। कोई कंडक्टर है, इसकी रेजिस्टेंस R है, इसकी लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसका रेजिस्टेंस R जो होगा वो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब कि आप लेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। तो इसलिए ये जो R इक्वल टू R प्रोपोर्शनल, अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो R प्रोपोर्शनल टू LYA हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ कांस्टेंट जो है रो है, यहां पर ये वाला कांस्टेंट रो है, वेयर रो RHO is a constant it is called resistivity of material। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया और इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकता है, उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। यहां पर आपको देखना है कि अगर आप लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस और उसके लेंथ यहाँ पर मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप गुड कंडक्टर लोगे तो उसकी रेजिस्टेंस लो होगी और अगर यहाँ पर बैड कंडक्टर लोगे तो उसकी रेजिस्टेंस हाई होगी। तो इसलिए यहाँ पर रेजिस्टिविटी जो रो इसमें लिखा हुआ है, इस कांस्टेंट को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब यहाँ पर रेजिस्टिविटी होता क्या है? तो रेजिस्टिविटी एक्चुअली में क्या होता है, थोड़ा सा डेफिनेशन अलग सा है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा वायर है, इस तरह की लेंथ है, इसकी मान लीजिए कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट स्क्वायर है और इसकी लेंथ जो है वो भी 1 यूनिट है।
यहां से करंट को पास करने में, जब इसमें कोई करंट पास किया जाएगा तो ये जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो इसकी रेजिस्टिविटी होगी। मतलब किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, और वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि जैसे आप गोल्ड लोगे तो गोल्ड, इस लेंथ का गोल्ड और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का गोल्ड को करंट पास करने पर जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो इसकी रेजिस्टिविटी होगी। कॉपर अगर लोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग हो जाएगी, सिल्वर लोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग हो जाएगी। मतलब कि इसको आप ये कह सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफर बाय ए मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हेन करंट पासिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। इसमें जो रेजिस्टिविटी है वो सिल्वर की रेजिस्टिविटी, इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस और एक यूनिट लेंथ है। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल is very low, between 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter, and resistivity of insulator is high, which may be between 10 to the power 12 to 10 to the power 17। आप इसको देख करके ओम मीटर, आप इसी को देख करके आपको पता चल रहा होगा कि ये दोनों में कितना डिफरेंसेज है। यहाँ पर 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर 6, यहाँ पर 10 की पावर 12, 10 की पावर 17, तो इतना अधिक इसके अंदर डिफरेंसेज है। ड्यू टू दिस डिफरेंसेज इट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जो अपने से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल अलाउ नहीं करते, इतना हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से ही इसका रीजन है। अब इसके बाद जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाती है। जो हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ रेजिस्टर is higher than metal। जो रेजिस्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी मेटल से हायर है, और ये जो रेजिस्टर्स हैं वो मेनली एलॉय के बने होते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड बाय एलॉय। जैसे एग्जांपल नाइक्रोम एक एलॉय है जिसका यूज जो है ना वो हीटिंग एलिमेंट में किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट में इसका यूज होता है। हीटिंग एलिमेंट मतलब जितने डिवाइसेज हैं उन सब के अंदर हीटिंग एलिमेंट में हीटिंग डिवाइस, जैसे हीटर हो गया, गीजर हो गया, इमर्सन रड हो गया, इन सब के अंदर नाइक्रोम का वायर यूज किया जाता है। तो ये हीटिंग एलिमेंट के रूप में इनकी रेजिस्टिविटी हाई है। इसके पीछे दो रीजन है। फर्स्ट इसका रीजन है कि हम क्यों हीटिंग एलिमेंट में यूज करते हैं। इट हैज हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी, हाई का मतलब इंसुलेटर जैसा नहीं, मेटल के मुकाबले ज्यादा है। हाई रेजिस्टिविटी हाई है। और दूसरा इसका एक और रीजन है कि ये बर्न नहीं होता। इसको लिखते हैं इट डज नॉट
ऑक्सीडाइज्ड एट हायर टेम्परेचर, मतलब कुछ मेटल्स उस टेम्परेचर पर पहुंच करके अगर बर्न हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज का मतलब बर्न होना है, टेम्परेचर, इसका मतलब बर्न होना, ये बर्न नहीं होता, ये हायर टेम्परेचर पर बर्न नहीं होता, इसीलिए हम हीटिंग एलिमेंट्स जो इनकैंडेसेंट बल्ब होता है, हीटर होते हैं, गीजर होता है, इमर्सन रॉड होता है, इन सब के अंदर ये यूज किया जाता है नाइक्रो, जिसका जो हीटिंग का काम करता है। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, ये हीट हो जाएगा और हीट होने के बाद इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। जैसे हमारे पास फॉर्मूला था, ये जो फॉर्मूला आपने देखा था R=ρ L/, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा लगता है स्टूडेंट्स को कि हाँ मुश्किल सा है, तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन डिस्कस। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि एक कोई वायर है, उसका लेंथ 1 मीटर है, रेजिस्टेंस 26 ओम है और डायमीटर इतना दिया हुआ है, तो आप इसमें रो निकालो, मतलब कि वो कौन से मटेरियल है जिसके अंदर ऐसा हो सकता है। तो आप देखो कि वायर को आप हमेशा सिलिंड्रिकल मान करके चलना है। आप जब सिलिंड्रिकल मानोगे तो इसका जो एरिया होगा वो πr² होगा, और जब πr² होगा तो हम पहले एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एरिया की वैल्यू पुट करना है। आपके पास डायमीटर दिया हुआ है, अगर इसी एरिया को डायमीटर के फॉर्म में अगर चेंज कर दोगे तो आप देखो A=π d/2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू π d²/4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर डायमीटर मिलीमीटर में दिया है, स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो d= हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर। d= हो गया 0. अगर आप डेसिमल पॉइंट आओगे तो 3 में 10 की पावर 3 पहले से था, 4 हो जाएगा, इक्वल टू 3 × 10 की पावर 4 मीटर। अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा π और ये हो जाएगा d²/4। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, π की वैल्यू 3.14 और 1/4 और d की वैल्यू 3 × 10 की पावर 4 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ d² इक्वल टू ये कट जाएगा, तो ये 1.57 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 9 × 10 की पावर 8, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 से कट जाएगा 4.5 पर, तो आ जाएगा 1.57 × 4.5 × 10 की पावर 8 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल गया स्टूडेंट। अब इसके बाद हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये जो हमारे पास फॉर्मूला आप देख रहे हो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास R= कितना दिया है, रो L/A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, RA = रो L और फिर रो RA/L। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो। R की वैल्यू रेजिस्टेंस 26 मल्टीप्लाई A की वैल्यू यहाँ पर देखें 1.57 × 4.5 × 10 की पावर 8। ये ओम है, ये मीटर स्क्वायर है और नीचे मीटर है, तो ये ओम मीटर आ जाएगा। जब इसको आप स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर -4 आना था स्टूडेंट, तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ओम मीटर।
तो ये जो -6 ओम मीटर आ रहा है, ये मैग्नीज का रेजिस्टिविटी होती है, इसलिए ये मेटल जो है वो मैग्नीज है। मेटल जो है वो मैग्नीज है, Mn है, इसका नाम मैग्नीज है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि ये जो रेजिस्टिविटी है वो मेटल की है और कौन से मेटल की है, तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। काफी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपने देखा। कुछ और नया टॉपिक स्टूडेंट, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम। यूजुअली हम अपने घर में देखते हैं कि 2 और मोर रेजिस्टेंस को कंबाइन कर दिया जाता है, या यूजुअली आप इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखेंगे बहुत सारे रेजिस्टेंस को एक दूसरे से कंबाइन किया हुआ रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा उसका ओवर आउटपुट कितना होगा, या किस तरह से, कितने तरह से इसको कंबाइन किया जा सकता है, उसको हम इस सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स इसके अंदर पढ़ेंगे। एक्चुअली में स्टूडेंट 2 टाइप्स के इसके अंदर कॉम्बिनेशन है। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये क्या होता है, जब when 2 or more registers are combined end to end, जब आप इस रजिस्टर्स को एंड टू एंड कंबाइन कर दोगे, आप इसे एंड टू एंड जब कंबाइन करोगे तो इसे हम बोलते हैं कि ये जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। जैसे एग्जांपल्स के लिए, ये हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, ये रजिस्टर है R1, ये रजिस्टर है R2 और ये रजिस्टर है R3। इनको कंबाइन किया गया, यहां पर एक सेल लगाया गया, ये स्विच है और इधर वोल्ट मीटर लगाया गया, V1, V2, V3। तो इन सब रजिस्टर्स में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इसमें कुछ फीचर्स होते हैं कि सभी रजिस्टर्स के अंदर ऑल सेम करंट इज पास्ड, सेम करंट is passed in all registers, all registers, इन सब के अंदर सेम करंट पास होगी। और दूसरा फीचर्स होता है इसका कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल, जैसे R1 का, R2 का, R3 का, इसको इंडिविजुअल कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल registers are different। अगर मान लीजिए कि हमें फाइंड करना है कि इनके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करो कि इन तीनों के बदले में अगर हम कोई ऐसा रेजिस्टेंस फाइंड करो कि जो इन तीनों के बदले में अगर हम इसको कनेक्ट कर दें तो इन तीनों की वैल्यू और उसकी वैल्यू सेम रिजल्ट देता, तो उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं इसमें। तो अगर मान लीजिए कि इसमें लिखेंगे कि अगर मान लीजिए कि इसके अंदर I करंट पास हो रही है इस वाले में, तो अगर आप ओम्स लॉ लगाओगे और इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का V है, तो अगर आप इसमें ओम्स लॉ लगाओगे तो यहाँ पर V इक्वल टू
V1 इक्वल टू I R1 होगा। अगर दूसरे में लगाओगे तो V2 इक्वल टू I R2 होगा, और अगर थर्ड में लगाओगे तो V3 इक्वल टू I R3 होगा। मतलब ओम्स लॉ में क्या लिखा है कि V इक्वल टू I R, V इक्वल टू I R होता है। ये थे। अब एक्चुअली में ये जो अगर ऐड कर देते हैं इनको, एडिंग कर देते हैं, तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3, इधर से I कॉमन आ जाएगा, रिजल्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है वह इसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो इसलिए अगर हम इन सबकी जगह पर V पुट कर देते हैं तो V इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इन सब के बदले में एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका R रेजिस्टेंस है, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, तो इसके अंदर भी I करंट पास होगी। तो इसलिए इसके लिए अगर हम ओम्स लॉ लगाते हैं तो V इक्वल टू I इंटू R होगा। तो स्टूडेंट अगर हम इनको इक्वेट करें, इक्वेटिंग फोर्थ एंड फिफ्थ, इन दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो ये भी V के इक्वल है और ये भी V के इक्वल है। तो यहाँ पर I इक्वल टू IR इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। मतलब R इक्वल टू आपका आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये एक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट इक्विवेलेंट का, मतलब किसी भी 3 या उससे मोर रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में कंबाइन किया जाता है तो सीरीज में कंबाइन करने पर उनका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है, और उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 की इक्विवेलेंट होगी। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे इससे रिलेटेड अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें स्टूडेंट, हाँ तो स्टूडेंट देखिए इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है एक ये इलेक्ट्रिक सर्किट 6 वोल्ट की बैटरी इसके अंदर लगी है और इसमें एक बल्ब और एक रेजिस्टर्स लगा हुआ है। रेजिस्टर्स जो है उसका रेजिस्टेंस 20 ओम और बल्ब का रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो इसमें फाइंड करना है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इस वाला ये फॉर्मूला लगेगा। यहां पर सॉल्यूशन में R1 इज इक्वल टू 20 ओम और R2 इज इक्वल टू 4 ओम। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू 24 ओम हो गया। ये तो बहुत आसान था, तो ये निकल गया। करंट निकालने के लिए सेकंड पार्ट, अगर हमें करंट निकालना है तो ओम्स लॉ लगाएंगे। V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V अपॉन में R। क्योंकि हमें टोटल सर्किट का करंट निकालना है इसलिए यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस का 6 वोल्ट और R दिया हुआ है 24, तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 0.25 एम्पियर। करंट इसके अंदर 0.25 एम्पियर आ गया। अभी हमने आपको बताया था कि अगर सीरीज में हम कंबाइन करते हैं सर्किट को तो सबके अंदर सेम करंट पास होती है। मतलब कि जो करंट इस 20 ओम के रेजिस्टेंस में पास होगी सेम करंट इसके अंदर भी पास होगी। कहा इसके अंदर अब हमारे पास आ गया कि इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम और इसमें करंट पास कर रही है 1/4 एम्पियर। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V निकालना है, तो V इक्वल टू IR होता है। I की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी 1/4 और R की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 1 वोल्ट होगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं क्वेश्चंस का आंसर और सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास निकल गए। इसका टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, इसका जो है वो कितनी टोटल करंट इसके अंदर पास होती है निकल गया। और अगर मान लीजिए कि इसका भी हमें अगर निकालना है तो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं।
कैसे? टोटल इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, तो अगर हम 6 में से माइनस कर दें 1 तो 5 वोल्ट आ जाएगा, ये 20 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर मान लीजिए फॉर्मूले से निकालते हैं V इक्वल टू IR, तो उससे भी निकल सकता है। I की वैल्यू हमारे पास 1/4 है और रेजिस्टेंस जो है 20 ओम है, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और अभी आपको बताया था हमने कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्वल होगा, इसलिए 5 और ये 1 ये 6 वोल्ट हो गया। इस तरह से हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, इंडिविजुअल का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट डे में या नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट होगा। और अगर ये आपको समझ में आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप शेयर करेंगे तो आप चैनल का केयर करेंगे, और जब आप केयर करेंगे तो हम ग्रो करेंगे, तो हम आपके लिए और अच्छे वीडियोज लाएंगे, हम अच्छे कंसेप्ट लेकर के आएंगे। ओके स्टूडेंट।